हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेरिन क्लासेस। आज हम लोग सीपीसी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बोल सकते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं, वो कवर करेंगे। जी हाँ, टाइटल से आप लोगों को पता चल रहा है। आज हम लोग सीपीसी का इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोड डिस्कस करेंगे। सीपीसी के अंदर कोड, सीपीसी का जो है वो कोड्स को कुछ इनहेरेंट पावर्स प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ज़्यादातर सवाल ये आपको मेंस में इससे पूछे जाएंगे। तो जनरली आप जब बेयर एक्ट पढ़िएगा, आपको कहीं पे भी इस तरह से कोई टर्म नज़र नहीं आएगा जहाँ पे लिखा होगा कि इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोड है। तो इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत है। और अगेन मैं बोलूँगी, बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ने से ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन बेयर एक्ट सिर्फ पढ़ना नहीं है। लेकिन हाँ, बेयर एक्ट पढ़ने के बाद आप अब ज़रूर टेक्स्ट बुक्स भी पढ़िए। तो टेक्स्ट बुक में आप देखिएगा, आपको ये सारे टॉपिक्स मिलेंगे। तो इस तरह की गलती मैं खुद भी पास में कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोड जो है हमारा कौन से सेक्शंस में डिफाइंड है? तो सेक्शन 148 से लेकर के 153 बी जो है वो बात करता है इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोड। अब कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है, इसका क्या मतलब है? कोर्ट के पास तो ऑलरेडी इसे बहुत पावर है, तो कोर्ट को कुछ अलग से पावर देने की जरूरत क्यों? सपोज कोर्ट बनाया किस लिए गया है? सबसे पहले इस चीज को जानना चाहिए कि कोर्ट का फॉर्मेशन क्यों हुआ है। बेसिक क्या काम है कोर्ट का? कोर्ट का काम है कि वो प्रॉपर जस्टिस डिलीवर कर सके। कोर्ट्स आर एस्टेब्लिश टू डू जस्टिस बिटवीन द पार्टीज। सिविल सूट्स की मैं बात कर रही हूँ, बिटवीन पार्टीज में जो है वो जस्टिस कर सके, इसीलिए कोर्ट का फॉर्मेशन हुआ है। तो कोर्ट के पास जस्टिस दोनों पार्टीज को देने के लिए वो सारे नेसेसरी पावर्स होने चाहिए, जिससे कि वो अपना काम ठीक से कर सके। तो इसीलिए लॉज तो बनाए हुए हैं ही, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, पीरियड भी है कि कितना से कितना क्या टाइम होगा, नहीं होगा, प्रिस्क्राइब्ड है, सब कुछ है डिफाइंड। लेकिन सिर्फ अगर स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला अगर हम लोग कोर्ट के लिए अप्लाई कर देंगे, तो वो तो पार्टीज खुद ब खुद लॉ पढ़ेंगे और आपस में डिस्कस कर लेंगे। ऐसा तो नहीं है। कोर्ट में लोग जाते किस लिए हैं? ताकि वो लोग, कोर्ट जो है, कोर्ट के पास कुछ इस तरह के पावर्स होते हैं जिससे कि प्रॉपर जस्टिस होता है। सपोज किसी चीज को फाइल करने का, कोई भी एप्लीकेशन को फाइल करने का टाइम 2 मंथ्स है, ठीक है, और वो हमारे लॉ में लिखा हुआ है कि 2 मंथ्स के अंदर आपको कंप्लेन कर देना है, लेकिन जो पार्टी है उसको कुछ ऐसी तकलीफें हैं, वो नहीं कर पाया। तो इस समय क्या होगा? वो कोर्ट क्या करती है, देखिएगा आप लोग कि कोर्ट जो है अलाउ करती है वैसे एप्लीकेशन को, अगर प्रॉपर और जस्ट ग्राउंड्स लगे कोर्ट को, तो वो कोर्ट का डिस्क्रिशन है। तो यही सर, इसी सब जगह पे कोर्ट के पावर्स का, इनहेरेंट पावर्स का यूज बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए 148 से लेकर 153 बी जो इनहेरेंट पावर्स है सीपीसी के अंदर, जो कि कोर्ट्स को प्रोवाइड किया गया है, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो कोर्ट इसलिए बनाया गया है ताकि वो प्रॉपर जस्टिस कर सके बिटवीन द पार्टीज। सबसे पहला सेक्शन जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो है सेक्शन 148। सेक्शन 148 बात करता है इनलार्जमेंट ऑफ टाइम के बारे में, ठीक है। इनलार्जमेंट ऑफ टाइम, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वेयर एनी पीरियड इज फिक्स्ड और ग्रांटेड बाय द कोर्ट फॉर डूइंग एनी एक्ट, तो उसमें क्या होगा? कोर्ट जो है एडिशनल टाइम ग्रांट करती है अपार्ट फ्रॉम दैट टाइम जो कि प्रिस्क्राइब्ड है। वो कितना है? वो 30 डेज है, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम कितना है? 30 डेज। पढ़ती हूँ मैं, आप लोग सुनिए। द कोर्ट में एनलार्ज द टाइम नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। 30 डेज से ज्यादा एक्सीड टाइम करके वो नहीं देगा कोर्ट, इवन दो द पीरियड ओरिजिनली फिक्स्ड और ग्रांटेड हैज एक्सपायर्ड। सपोज जो पीरियड फिक्स है और ग्रांटेड है, वो अगर फिक्स्ड है और वो एक्सपायर हो चुका है, उसके बाद भी जो है कोर्ट 30 डेज का टाइम दे सकता है। क्लियर? यही है एनलार्जमेंट ऑफ टाइम, जो कि हम लोग देखते हैं लिमिटेशन एक्ट में, इतना इतना लिमिटेशन है, उसमें इंक्रीज हो सकता है टाइम। तो ये है हमारा सेक्शन 148। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सेक्शन 148A। ये है राइट टू लॉज अ कैविएट। ये सेक्शन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको आज इस वीडियो में पूरा इस कवर इसको नहीं करूँगी, क्योंकि 148A बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस बनना ही बनना है।
तो इसको एक सेपरेट वीडियो बना करके डिटेल डिस्कशन करेंगे विथ प्रॉपर एग्जाम्पल्स एंड ऑल। तो इसीलिए आज सिर्फ इतना जानिए, राइट टू लॉज कैविएट जो है वो हमारा 148A है, यह भी इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट में ही इंक्लूडेड है। ठीक, अब आते हैं सेक्शन 149। 149 क्या बात करता है? डील्स विद द पावर टू मेक अप डेफिशिएंसी ऑफ कोर्ट फीस। अगर कोर्ट के पास पावर है कि जैसे हम लोगों को पता है, जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग को पता है, तो आप लोग अगर स्टूडेंट हैं, आप लोगों को हो सकता है ये ना पता हो कि कोई भी एप्लीकेशन या पिटीशन फाइल करने के लिए कोर्ट फीस ऊपर चिपकाया जाता है पिटीशन के ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन द क्या है, किस तरह का मैटर है, 5 रुपये, 10 रुपये, 2 रुपये, तो वो कोर्ट फीस जो है वो पेस्ट करना होता है हमें। तो वो अगर किसी वजह से नहीं हो पाया तो कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन है कि उसको अलाउ कर देगी कि बाद में अंडरटेक करता है लॉयर्स उसमें कि मैडम या सर मैं बाद में आकर के इसको करके जाऊंगा, तो उस समय वो कोर्ट जो है उसको डिस्क्रिप्शन करती है कि अलाउ करती है कि ठीक है आप उसको कर देना। जैसे मैं रिसेंटली आप लोगों को एक एग्जांपल शेयर करती हूँ, ये सभी जो है प्रैक्टिस के दौरान बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो जैसे अभी क्या हुआ, कोविड टाइम में कुछ समय से ऐसा चल रहा था, बीच में कोर्ट फीस आने बंद हो गए थे। तो उस समय जो है हम लोग क्या कर रहे थे कि बता रहे थे, सिर्फ हम लोग नहीं, ज़्यादातर लॉयर्स के पास ही कोर्ट फीस ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, तो कहाँ से लोग करेंगे। तो कोर्ट के पास जाके बोलना पड़ रहा था कि सर नहीं है, या मैडम अभी कोर्ट फीस अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग इस तरह से फाइल ही करेंगे। अंडरटेक करके हम लोग फाइल करते थे और कोर्ट जो है उसको अलाउ करती थी। तो बाद में वो सभी चीज़ें कर दी गई हैं, जैसे जैसे अवेलेबल हुआ वो सब कर दिया गया। तो ये है इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट। लेकिन इन जनरली क्या होता है कि बिना कोर्ट फीस के कोई भी एप्लीकेशन या पिटीशन जो है फाइल नहीं होगा या रिकॉर्ड में नहीं रखा जाएगा। तो यही है सेक्शन 149, मेकअप डेफिशिएंसी ऑफ कोर्ट फीस। क्लियर। अब आते हैं सेक्शन 150 में, जो कि है बात करता है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। सपोज कोई बिजनेस जो है ट्रांसफर, कोर्ट का ही कोई बिजनेस अगर ट्रांसफर कर दिया गया एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट के पास, तो जिस कोर्ट को ट्रांसफर किया गया है उस कोर्ट के पास वो सभी पावर्स और सभी राइट्स होंगी अब कि वो उसको उस तरह से आगे बढ़े, काम को उस तरह से करे जो जिस कोर्ट से ट्रांसफ़र हुआ है। सपोज़ यहाँ से इलाहाबाद से अगर अहमदाबाद ट्रांसफ़र हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो इलाहाबाद कोर्ट के पास जो पावर्स था वो ट्रांसफ़र जब अहमदाबाद के पास हुआ है, तो अहमदाबाद के पास भी वही पावर्स होंगे जो इलाहाबाद कोर्ट के पास था। ठीक है, तो ये है सेक्शन 150। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जानने के लिए आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब आता है सेक्शन 151। सेक्शन 151 बात करता है, ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि इनहेरेंट पावर्स को सेव करता है। सेक्शन 151 सेव्स द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट, इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट को सेव करता है सेक्शन 151। कैसे? द कोर्ट कैन इन्वोक इनहेरेंट पावर्स इफ इट इज नेसेसरी फॉर एंड्स ऑफ जस्टिस और टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो कोर्ट जो है इन्वोक कर सकता है इनहेरेंट पावर्स को अगर वो ज़रूरी लगे कोर्ट को फॉर एंड्स ऑफ जस्टिस, और अगर किसी तरह से अब्यूज़ हो रहा है प्रोसेस ऑफ कोर्ट का तो उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो ये है सेक्शन 151। तो अब इनहेरेंट पावर से आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे तो इसके पास मतलब कोर्ट के पास कुछ भी करने का पावर है। नहीं, कुछ लिमिटेशंस भी है इनहेरेंट पावर्स के। जैसे 151 क्या कह रहा है कि उसको रोकने के लिए अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट को, या भी किसी तरह से एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए जो कोर्ट को ज़रूरी लगेगा वो कोर्ट करेगी। इसका ये मतलब तो नहीं है कि कुछ भी करे, है ना, उसका भी कोई लिमिटेशन होना चाहिए। सबसे पहला लिमिटेशन क्या होगा कि जो चीज़ें कोड में, सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड में जो चीज़ें मना है, विच इज़ प्रोहिबिटेड इन द कोर्ट, वैसे काम बिल्कुल नहीं करेगी कोर्ट। ठीक है, इनहेरेंट पावर्स के नाम पे जो चीज़ प्रोहिबिटेड है वैसे काम नहीं करेगी। दूसरा है, इनहेरेंट पावर्स को एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा इफ द एप्लीकेंट हैज़ रेमेडी प्रोवाइडेड एल्सवेयर इन द कोड। अगर कोड में ही सीपीसी में कहीं एल्सवेयर अगर कोई पावर अगर है, रेमेडी अगर है, तो अगर उसको जो है नेग्लेक्ट किया गया है और आकर के कोर्ट के पास बताया जा रहा है कि आप अपने इनहेरेंट पावर्स को यूज़ करके हमें जस्टिस डिलीवर करो, तो वैसे में भी ये प्रोहिबिशन होगा, लिमिटेशन होगा इनहेरेंट पावर पे कि नहीं, अगर आपके पास एप्लीकेंट के पास रेमेडी था तो वहाँ पे उस जगह पर ना जाके आप सीधा इनहेरेंट पावर्स के लिए आप कोर्ट के पास
आएंगे नहीं, और कोर्ट भी वैसे केसेस में इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया सेकेंड लिमिटेशन। और थर्ड लिमिटेशन क्या है कि जो भी इनहेरेंट पावर्स है कोर्ट के पास, ऑल आर इन रिलेशन टू प्रोसीड्योर, प्रोसीड्योर से रिलेटेड है, ना कि सब्सटैंटिव राइट ऑफ द पार्टीज का कोई यूज करेंगे। उसमें किसी तरह का छेड़खानी जो है सब्सटैंटिव राइट ऑफ पार्टीज का नहीं करेगी इनहेरेंट पावर्स में। तो इनहेरेंट पावर्स आर स्ट्रिक्टली कन्फाइंड फॉर द प्रोसीड्योर पार्ट ओनली। ठीक है, प्रोसीड्योर के लिए। तो ये कुछ लिमिटेशंस है कोर्ट के इनहेरेंट पावर्स के ऊपर सेक्शन 151 में। अब आते हैं सेक्शन 152। सेक्शन 152 बात करता है अगर किसी तरह का उसका अमेंडमेंट करने का क्षमता है, अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर, ये सब करने का क्षमता जो है 152 में प्रोवाइडेड है कोर्ट के पास। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, किसी तरह का अगर अरिथमेटिकल और क्लरिकल मिस्टेक अगर हुआ है इन जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर, तो उस समय क्या होगा, सॉरी, फ्रॉम एनी एक्सीडेंटल स्लिप और ओमिशन, किस तरह से मिस्टेक हुआ है, सपोज किसी एक्सीडेंटल ओमिशन या मिस्टेक से किसी तरह का एरिथमेटिकल या क्लरिकल मिस्टेक जो हो गई है ऑर्डर में, जजमेंट में, डिक्री में, तो उस समय कोर्ट के पास पावर है कि वो कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन, खुद के मोशन से उसको ठीक करे, या फिर किसी पार्टी के एप्लीकेशन के आने के बाद। ठीक है, ये दो रेमेडी है कोर्ट के पास कि वैसे एरिथमेटिकल और क्लरिकल मिस्टेक जो हो गया है उस चीज को वो ठीक कर सकता है ऑफ इट्स ओन मोशन और फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टीज। किसी तरह से एक्सीडेंटल स्लिप हो ही सकता है, सपोज 1 की जगह 2 लिखा गया, या 1 ऐसे लिखा गया है, लग रहा है 4 है, तो वो खुद से, खुद के मोशन से वो चीज कोर्ट ठीक कर सकता है। या अगर पार्टी ने कहा कि नहीं, ऐसे ऐसे एप्लीकेशन डाल करके कि ये चीजें प्रॉब्लम हुई है, तो वैसे में भी जो है कोर्ट उसको ठीक कर सकता है। तो ये है हमारा सेक्शन 152। अब आ गया 153। 153 क्या बात करता है, जनरल पावर टू अमेंड। 153 सेक्शन प्रोवाइड करता है जनरल पावर टू अमेंड। कोर्ट के पास पावर है कि जनरली कुछ भी डिफेक्ट अगर हो रहा है तो वो उसको अमेंड कर सकता है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन रियल क्वेश्चन बिटवीन द पार्टीज। अगर ए और बी में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन उस रियल क्वेश्चन को जांचने में या समझने में ही कोर्ट का कोई गलती हो जाता है, डिटरमाइन करने में ही, तो वैसे में भी जो है बाद में कोर्ट उसको ठीक कर सकता है। ये है सेक्शन 153। सपोज देखिए ऑन द कोर्ट में, कोर्ट इसमें लिखा क्या हुआ है, आप लोग मेरे साथ 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 वेर एक्ट रीड कर सकते हैं। द कोर्ट में एट एनी टाइम एंड ऑन सच टर्म्स एज टू कॉस्ट or otherwise as it may think fit amend any defect or error in any proceedings in a suit, किसी भी proceedings of suit में, and all necessary amendments shall be made for the purpose of determining the real question or issue raised by or depending on such proceeding। ठीक है, तो किसी तरह का रियल क्वेश्चन को लेकर ही अगर प्रॉब्लम है, टाइम को लेकर है, कॉस्ट को लेकर है, तो ये सभी चीज़ों को जो है वो अमेंड कर सकता है। ये जनरल पावर है कोर्ट के पास उसको ठीक करने का 153 में। अब आते हैं 153A और 153B, उसी के साथ खत्म हो जाएगा। तो 153A बात करता है अगर कोई अपीलेट कोर्ट के पास जाता है और वो अपीलेट कोर्ट जो है डिसमिस करता है अपील को अंडर रूल 11 ऑफ ऑर्डर 41, तो उस समय क्या होगा, तो वैसे डिग्री को जो है अमेंड कर सकता है कोर्ट। ठीक है, अपीलेट कोर्ट ने जो किया है अंडर रूल 11 ऑफ ऑर्डर 41, तो वैसे अपील्स को भी जो है अमेंड किया जा सकता है अंडर सेक्शन 153A ऑफ सीपीसी। अब आते हैं सेक्शन 153B, जहाँ पे बात करता है कोई भी कोर्ट, कोई भी सिविल कोर्ट अगर किसी ओपन एरिया में, ओपन प्लेस में हो रहा है, तो उसको डीम माना जाएगा कि वो ओपन कोर्ट है। द प्लेस ऑफ ट्रायल, जहाँ पे ट्रायल हो रहा है, अगर वो ओपन एरिया में हो रहा है तो वो उसको माना जाएगा ओपन कोर्ट है, और वहाँ पे जनरल पब्लिक आ सकते हैं, प्रोवाइडेड देखिएगा आप लोग जब सेक्शन पढ़िएगा आप लोगों को दिखेगा, प्रोवाइडेड जो जज है वो किसी तरह का प्रॉब्लम उसमें उसको नहीं हो रहा है कि जनरल लोग आ रहे जा रहे हैं, वहाँ पे ट्रायल हो रहा है, तो अगर जज को प्रॉब्लम नहीं है, कोर्ट को प्रॉब्लम नहीं है, तो वो हो सकता है जनरल पब्लिक के बीच में। ठीक है, और अदरवाइज नहीं तो उसको रोक सकते हैं यहाँ पे। इसीलिए प्रोविजो है 153B में, आप लोग देखिए, प्रोवाइडेड दैट द प्रिसाइडिंग जज, जो प्रिसाइडिंग जज होंगे
इफ ही थिंक्स फिट, अगर उसको लगे सही है, ऑर्डर एट एनी स्टेज ऑफ एनी इंक्वायरी इनटू अ ट्रायल ऑफ एनी पर्टिकुलर केस दैट द पब्लिक जनरली और एनी पर्टिकुलर शैल नॉट हैव एक्सेस टू, अगर उसको लगे कि उसमें एक्सेस नहीं होना चाहिए तो वो नहीं करेगा, है ना। तो ये है हमारा सेक्शन 153B। तो आई होप आज के इस वीडियो से आपको इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट क्या है अंडर सीपीसी समझ में आ गया होगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इसमें यानी 148A जो हमने कहा था शुरू में कि हम लोग उसको अलग से डिस्कस करेंगे, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से प्रोवाइड कराऊंगी। और आज का इस वीडियो में अगर आप लोगों को किसी तरह का दिक्कत हुआ है समझने में कोई भी सेक्शंस को लेकर, आप लोग मुझसे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करना जब शुरू करेंगे, एक एक करके सारे एमसीक्यूज सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिलहाल इनहेरेंट पावर्स मुझे लगता है मैंने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में श्योरली आई विल कम विद द वीडियो ऑफ 148A जहाँ पे राइट टू लॉज अ कैविएट, कैविएट क्या होता है, क्या राइट होगा, वो सभी चीज़ें हम लोग ओपनली डिस्कस करेंगे। आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर से लाइक करें, जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।